पूरे 1 सप्ताह से आनंद बीमार था। घर के लोगों को फुर्सत ही नहीं थी कि उसकी देखभाल करे। यहाँ तक कि उसकी पत्नी नीतू भी अपनी बहन की शादी में इतना व्यस्त थी कि उसे पूरी तरह नौकरों के सहारे छोड़ दी थी। आनंद को भूख लगी थी, पर उसे किसी को भी पुकारने की इच्छा नहीं हुई। आनंद का मन शोक और निराशा से द्रवित हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी यह दुर्दशा होगी, पर अपनी इस स्थिति के लिए किसे दोष देता। घर जमाई बन घर में रहने का उसका खुद का फैसला था। वह पत्नी को भी बेवफा और स्वार्थी कैसे कह सकता था। उसका व्यक्तित्व भी इतना दुर्बल और निरुपाय हो गया था। बस एक गलत कदम और उसकी जीवन की दिशा ही बदल गई। उसके पापा अशोक, जो कभी उसके सबसे अपने थे, जो उसकी सबसे ज़्यादा चिंता करते थे, जो उसके आदर्श और माँ भी थे, उसी पर उसने शक किया, घृणा की, जिसका परिणाम अब भुगत रहा था। जब किसी की आत्मा पर संशय का पर्दा पड़ जाता है, वैसा संशयी व्यक्ति कभी सही गलत का अंतर समझ ही नहीं पाता है। पिता के प्यार पर संशय ने ही उसे अपने घर परिवार के लिए अजनबी बना दिया। आज उसे अपनी माँ आशा की भी बहुत याद आ रही थी, जो उसकी छोटी से छोटी खुशी के लिए भी अपनी बड़ी से बड़ी खुशी कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहती। उसके एक पुकार पर अपने सारे काम छोड़ उसके आगे पीछे दौड़ती रहती। कभी उसे हल्का सा बुखार भी आ जाता तो वह कभी उसके सिर सहलाती, कभी पैर दबाती। इस बात के लिए पापा अक्सर उन्हें समझाते, थोड़ा बहुत बुखार हो जाना सामान्य सी बात है, इसमें घबराने की क्या बात है। तुम्हारे इस घबराने से मैं भी नर्वस हो जाता हूँ। उसे स्कूल से आने में जरा सी देरी हो जाती तो वे सड़क पर आ खड़ी होती। उनका सुबह से शाम तक का समय इसी के इर्द गिर्द इसके आराम का ख्याल रखते गुजरता। उनका यह जुनून देख पापा अक्सर कहते, तुम्हारा इतना ज़्यादा लाड़ प्यार इसे ज़रूर बर्बाद कर देगा। पर माँ का अटल विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। 10th में जब उसने 95% मार्क्स मिले, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे बिरादरी में मिठाई बंटवाई, पर जल्द ही उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। उन्हें जानलेवा बीमारी हो गया। जैसे ही डॉक्टर ने उनके जीवन को कुछ महीनों में सीमित कर दिया, उन्हें सबसे ज़्यादा यही चिंता खाए जा रही थी कि उनके बाद उनके बेटे का उनकी तरह ख्याल कौन रखेगा। एक बात उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि उनके जीवन में वक्त और हालात दोनों बदल गए थे, जो अब उनके वश में नहीं था। काफ़ी सोच समझ कर अपने बचपन की सहेली, बहन जैसी रेखा को अपने 4 वर्षीय बेटी सपना के साथ अपने पास बुलवा ली थी। रेखा असमय ही विधवा हो गई थी और बेटी के साथ कोई आश्रय ढूंढ रही थी। हालात ऐसे थे कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, इसलिए दोनों के बीच एक अपनत्व भरा रिश्ता कायम हो गया था। आशा के ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कठिन समय में रेखा ने उसके पूरे घर परिवार को अच्छी तरह संभाल लिया था, तो आशा ने भी सपना को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी उस परिवार का एक हिस्सा बन गए थे। रेखा को आनंद का पूरा ख्याल रखते और बेटे की तरह प्यार करते देख आशा ने उससे वादा लिया था कि उसके नहीं रहने पर वह उसके आनंद को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, ताकि वह निश्चिंत हो इस दुनिया को छोड़ सके। रेखा से वादा लेने के कुछ दिनों बाद ही संसार छोड़कर चली गई थी। आशा के नहीं रहने पर रेखा ने अपना वादा निभाया। आनंद की देखभाल के साथ-साथ उसको मानसिक संबल भी दिया। उसे माँ की इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती। माँ के जाने के बाद आनंद पूरी तरह टूट गया था। माँ को भूलना उसके लिए आसान नहीं था। वह उसके रूह की गहराइयों से जुड़ी थी। फिर भी उसने अपना पूरा ध्यान और शक्ति पढ़ाई में लगा दिया, क्योंकि उसे अपनी माँ की इच्छा जो पूरी करनी थी। शहर जाकर वह ऐसा पढ़ाई में रम गया कि घर कम ही आता। घर आते ही उसे माँ की यादें विकल कर देती। उसकी समझ में नहीं आता विधाता ने उसकी माँ की जीवन यात्रा बीच में ही समाप्त कर क्यों उसके साथ अन्याय किया। गांव से दादी आ गई थी उसके पापा की देखभाल के लिए, पर माँ की मृत्यु ने उसके पापा को भी पूरी तरह तोड़कर बिखेर दिया था। फिर भी वह आनंद की देखभाल और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ज़्यादा तत्पर रहते। एक रेखा ही थी जो कुल जमा 3 सदस्यों के बीच कड़ियाँ जोड़ती रहती। जब वह फाइनल ईयर में था, तब उसे उसके एक दोस्त अजीत ने उसे बताया कि उसके पापा ने रेखा से शादी कर ली है। सुनते ही दुख, क्षोभ और घृणा से उसका सर्वांग थरथरा उठा। इतनी बड़ी बात हो गई और पापा ने उसे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो तो उसके सबसे अपने थे, फिर उसे इतना पराया क्यों कर दिया कि उससे पूछना भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। उसके अंदर उथल-पुथल सी मची हुई थी, फिर भी उसने पापा को फ़ोन नहीं किया। एक दिन बाद उसे पापा का भेजा हुआ लिफाफा मिला। उसे समझते देर नहीं लगी कि फ़ोन से बोलने की हिम्मत नहीं हुई, तो लिखकर भेजा है। गुस्से में लिफाफे के टुकड़े-टुकड़े कर डस्टबिन में डाल दिया।
रात भर माँ को याद कर निःशब्द रोता रहा। दूसरे ही दिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह कभी लौटकर घर नहीं जाएगा। पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, शहर तक आए। वह मौन साधे प्रतिक्रिया विहीन बैठा रहा। उसकी मूक आंखों का उपालभ पापा को भी अंदर तक आहत कर गया। पापा ने उसे बहुत समझाया कि इस शादी से तुम्हारे जीवन में कोई अंतर नहीं आया है, सब कुछ पहले जैसा ही है। आज भी हम दोनों तुम्हारे उतने ही अपने हैं जितना कि इस शादी के पहले थे। पर वह नहीं माना। पापा के शादी करते ही उसे वह घर पराया लगने लगा था जिस रेखा मौसी में कभी उसे माँ के दर्शन होते थे, अब छलनामयी विमाता नजर आने लगी थी। इस उम्र में पापा का शादी करना उसकी नज़र में एक मर्यादाहीन आचरण था जो लोगों की नज़रों में उसे शर्मसार कर रहा था। फाइनल ईयर का रिजल्ट आते ही उसे नौकरी मिल गई थी। बिना घर पर सूचित किए वह जयपुर आ गया था। घर के सभी लोग परेशान थे। वह भी काफ़ी अकेला और दुखी रहने लगा था। उसी दौरान अपने साथ काम करने वाले रोहन से कुछ ज़्यादा ही जुड़ गया था। रोहन के घर उसे पनाह मिली। रोहन की माँ के लिए वह बहुत जल्दी अपने बेटों से भी प्यारा हो गया। भयंकर तूफान के गुजर जाने के बाद घर परिवार से बिछड़ा पंछी उस बहेलिए को ही अपना मान लिया जो जाल बिछाए उसे फांसने के लिए बैठा था। फिर तो रोहन की माँ ने झटपट इस बेशकीमती हीरे को अपनी बेटी नीतू की नथ में जड़ने में देर न लगाई। पहले तो घर बैठे बिना किसी दान दहेज के मिले इस दामाद को उस घर में खूब मान सम्मान और प्रेम मिला। नीतू भी खुश रहती। ससुराल की वर्जनाओं से मुक्त यहाँ घूमने फिरने की पूरी आज़ादी थी। आनंद ने भी शहर से यही रहने का फैसला ले लिया। पर जल्द ही आनंद को एहसास होने लगा था कि घर में चाहे वह जितना भी खर्च करे उसका मान सम्मान घर के बेटों सा नहीं था। साथ ही मायके में रहने के कारण पत्नी का बड़बोलापन भी बढ़ रहा था। आनंद की देखभाल और ख्याल रखने के बदले उसे अपने बनाव, श्रृंगार और शॉपिंग की धुन रहती। दिनों दिन उसके मौज मस्ती की सीमाएं बढ़ती जा रही थी। पति उसके लिए बस पैसा कमाने का मशीन मात्र था। सासू माँ जो पहले उसकी माँ होने का दावा करती थी, अब उसे सुनाना शुरू कर दिया था कि हमेशा घर में रहने वाले की रोज रोज आवभगत तो नहीं हो सकती। आनंद को आवभगत की चिंता नहीं थी, उसे तो उसी प्यार की तलाश थी जो उसके माँ पापा कभी उससे करते थे। धीरे धीरे सबके दिल में उसके लिए प्यार घटते ही जा रहा था। अब तो स्थिति यह हो गई थी कि बीमार होने पर भी किसी के पास समय नहीं था कि उसकी देखभाल करे। आनंद को लगने लगा था कि अपने पैरों पर स्वयं ही उसने कुल्हाड़ी मारी है। तभी अपनी पत्नी नीतू की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। वह मनोहर से कह रही थी, साहब उठे तो उनसे पूछकर दवा और खाना दोनों खिला देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। नीतू के जाते ही वह उठ बैठा। घर में सिर्फ वह और मनोहर थे। अचानक उसके मन में अपने पापा और रेखा मौसी की स्मृतियाँ मुखर होने लगी। उनका प्यार याद कर उसका मन विकल हो उठा। वह तुरंत उठकर कपड़े बदल कर और कुछ कपड़े बैग में डालकर ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोला। अब और अपमान का दंश झेलना उसे गंवारा नहीं था। उसी समय घर के लिए रवाना हो गया। रात भर के सफ़र के बाद सुबह के उजास फैलने के साथ वह घर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे वहां का कण-कण उसे पुकार रहा है। इस धरती, आकाश और हवा में जाने कैसी संजीवनी थी कि उसके सारे दुख, संताप और बीमारियां घर पहुंचते ही जाने कहाँ लुप्त हो गई। जैसे ही कार आकर उसके अपने घर के गेट के सामने रुकी, अपना वह पुराना घर उसे किसी आत्मीय सज्जन से कम नहीं लगा। अनायास ही उसकी आंखें भर आई। गेट खोलकर अंदर आया तो सामने ही पथरीले आंगन में बैठी रेखा मौसी साग चुन रही थी। पहले की तरह अपने काम में मगन। उन्हें पता ही नहीं चला कब उनके बगल में आनंद आ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने झुककर मौसी के चरण स्पर्श किए, वे चौंक कर सिर उठाई तो सामने आनंद को देख थोड़ी देर के लिए एकटक देखती रह गई। फिर उसे खींचकर सीने से लगा फूट फूट कर रो पड़ी। आहट सुन पापा भी बाहर आ गए। उसे देख उनकी आंखें भी छलक आई। उसे लिए हुए वह घर के अंदर आ स्नेह से उसकी पीठ थपथपाते हुए उसके करीब आकर बैठ गए। उसे लगा ऐसे अपने ऐसे होते हैं जिन्हें अपने मान अपमान से ज़्यादा अपनों की चिंता होती है, जिन्हें अपने रिश्ता तोड़ने के बदले झुकना पसंद होता है। बरसों बाद ढेर सारा प्यार, स्नेह और
अपनापन पाकर वह आत्मविभोर हो उठा। घर आकर उसे बेहद शांति का अनुभव हुआ। जीवन में मिले अपमान, ठोकरें और बेगानेपन ने उसे अपनों का महत्व समझा दिया था। एक दिन जिस घर से उसे विरक्ति हो गई थी, आज वही घर उसे प्यार का सागर नजर आ रहा था। रात के खाना खाने के बाद मौसी ने उसका बिस्तर उसके उसी पुराने चिर परिचित कमरे में लगा दिया। वह सारा काम समाप्त कर उसके सिरहाने आ बैठी। पहले की तरह ही सिर सहलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ, मैं ही तुम्हारी अपराधी हूँ, पर तुम मेरा विश्वास करो, यह शादी हमें मजबूरी में करनी पड़ी। आशा दीदी के गुजर जाने के बाद आस पड़ोस के लोगों के शर्मनाक इल्जामों ने हमारा जीना मुहाल कर दिया था। खुलेआम लोग हमें बदनाम कर रहे थे। सपना को भी तानों उल्लाहनों से लोग परेशान कर रहे थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। हम दोनों माँ बेटी इस घर में पूरी तरह सुरक्षित थे। तुम्हारे पिता के लिए भी अपना घर और नौकरी दोनों इस उम्र में संभालना मुश्किल था, इसलिए ही हम दोनों ने शादी का फैसला लिया। हमारे इस फैसले को तुम समझ नहीं सके और घर छोड़ दिया। तब से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अगर तुम नहीं चाहोगे तो चाहे मुझे जितनी भी कठिनाइयाँ झेलनी पड़े, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। सपना को साथ ले घर छोड़ दूँगी, पर अब तुम्हें इस घर से जाने नहीं दूँगी। मैंने आशा दीदी को वचन दिया था, तुम्हारी खुशियों का पूरा ख़्याल रखूँगी। फिर भला मैं कैसे तुम्हारी खुशियों के आड़े आ सकती हूँ? उनकी आँखों से उनका वात्सल्य आँसुओं के रूप में उमड़ पड़ा। थोड़ी देर तक वह निःशब्द रोती रही। जब उठकर जाने लगी तब आनंद ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मौसी, क्या आप अपने इस नालायक बेटे को एक बार माफ़ नहीं कर सकती? मैं वादा करता हूँ आगे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसके व्यवहार से हैरान वह आश्चर्य मिश्रित दृष्टि से उसे निहारने लगी। मैंने एक और गलती की है, बिना आप लोगों को बताए मैंने शादी कर ली। आशा है आप दोनों मुझे माफ़ करेंगे। अरे सच, मेरी बहू को कहाँ छोड़ आए? उसे साथ क्यों नहीं लाए? जाने कब से दरवाजे पर खड़े उन दोनों की बातें सुनते उसके पापा कमरे के अंदर आ गए। पहले अपना ट्रांसफ़र तो यहाँ करवा लूँ, फिर हमारा पूरा परिवार साथ रहेगा। जब सब सोने चले गए, वह बैठा नीतू को मैसेज भेज रहा था, अब मैं लौटकर घर जमाई बनने तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर की बहू बनकर रहना चाहती हो, तो तुम्हें अब मेरे पास रहना होगा, मेरे माता-पिता के साथ, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब